अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द दुआ गोज़ न्यू वीडियो। और जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि मैंने कर्नल फरीदी सीरीज़ शुरू की हुई है इब्न सफ़ी के नावल्स की। और इब्न सफ़ी के नावल्स को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। और इब्न सफ़ी का ये जो नावल है, जो कर्नल फरीदी सीरीज़ का पहला नावल है दिलेर मुजरिम, उसका एक चैप्टर है जी, पाँचवा या छठा चैप्टर है, खौफनाक बूढ़ा। तो वो हमने मतलब पढ़ा है और हम उससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे बगैर वक्त ज़ाय किए इस नावल को। और जो पिछले नावल्स की रिकैप है, छोटी सी रिकैप है कि डॉक्टर शौकत साहब हैं। डॉक्टर शौकत की एक वालदा थी, मुंह बोली वालदा, सबीता देवी, उनका कत्ल हो चुका है। और डॉक्टर फरीदी जो है, सॉरी कर्नल फरीदी जो है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहुंच चुके हैं नवाब वजाहत मिर्ज़ा की हवेली में। और नवाब वजाहत मिर्ज़ा की हवेली में उनसे एक खौफनाक बूढ़ा मिला है जिनके फायर का वो शिकार हुए हैं। और इसके अलावा उनके जो नवाब वजाहत मिर्ज़ा के जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बातचीत चल रही है। और ये राजरूप नगर में आए हुए हैं नवाब वजाहत मिर्ज़ा की हवेली में, और वहाँ पर कई लोगों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर साहब हैं नवाब वजाहत मिर्ज़ा के, उनसे इनकी बातचीत चल रही है और ख़त के हवाले से चल रही है। तो अब बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ और पढ़ते हैं कि आगे इस नावल में क्या हुआ है। जो पिछले जो वीडियोस हैं उनमें आपको जो नावल के पिछले पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उनकी जो रीडिंग है वो आपको मिल जाएगी। तो आप वो सुन सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नावल उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। कर्नल तिवारी की आप फिक्र ना करें, उसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके डॉक्टर शौकत से मिलकर मामलात तय कर लीजिए। आप कर्नल तिवारी का क्या इंतज़ाम करेंगे? इंतज़ाम करना कैसा, वो तो करीब करीब हो चुका, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। 3 दिन के बाद कर्नल तिवारी का यहाँ से तबादला हो जाएगा। ऊपर से हुक्म आ गया है, मुझे बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है, लेकिन खुद कर्नल तिवारी को अभी तक इसका इल्म नहीं। उन्हें इतनी जल्द जाना होगा कि शायद वो धोबी के यहाँ से अपने कपड़े भी ना मंगवा सकें, लेकिन ये राज की बात है, इसे अपने तक महदूद रखिएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। अच्छा तो अब मैं चलूँ? आप कर्नल तिवारी के तबादले की खबर सुनते ही डॉक्टर शौकत को यहाँ ले आइएगा। मेरा ख्याल है कि उस वक्त फिर किसी को कोई एतराज़ की गुंजाइश न रह जाएगी। हाँ देखिए, उसका ख्याल रहे कि मेरी मुलाकात का हाल किसी पर ज़ाहिर ना होने पाए, ख़ुसूसन नवाब साहब के ख़ानदान के किसी फ़र्द और उस खपती बूढ़े प्रोफेसर को इसकी इत्तला ना मिलने पाए। साहब मुझे तो वो बूढ़ा इंतहाई ख़बीस मालूम होता है। मैं भी उसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता। वो आखिर है कौन? फरीदी ने दिलचस्पी ज़ाहिर करते हुए कहा। मेरे ख्याल से वो नवाब साहब का कोई अजीज़ है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि नवाब साहब ने मेरे सामने ही उसे पुरानी कोठी का किरायानामा लिखवाया था, बल्कि मैंने इस पर गवाह की हैसियत से दस्तखत भी किए थे। खैर अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, फरीदी ने उठते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही डॉक्टर शौकत से मुलाकात का इंतज़ाम कर देंगे। फरीदी की कार तेज़ी से शहर की तरफ जा रही थी। आज उसका दिमाग बेइंतहा उलझा हुआ था। बहरहाल जो वो मकसद लेकर आज रूपनगर आया था, उसमें अगर बिल्कुल नहीं तो थोड़ी बहुत कामयाबी ज़रूर हुई थी। अब वो आइंदा के लिए प्रोग्राम मुरतब कर रहा था। जैसे जैसे वो सोचता था, उससे अपनी कामयाबी पर पूरा यकीन होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक छेऊल की घनी झाड़ियाँ थीं। अब छेऊल का मुझे नहीं पता, छेवल लिखा हुआ है, छेऊल लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। कोई होंगी घनी झाड़ियाँ, हो सकती हैं किसी भी चीज़ की, छेऊल की घनी झाड़ियाँ हो सकती हैं। हमने तो बबूल सुना है, हाँ बबूल के कांटे, आई थिंक। छेऊल की घनी झाड़ियाँ तो पहली बार सुना है। खैर, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक जगह उसे बीच सड़क पर एक खाली टांगा नज़र आया, वो भी इस तरह जैसे वो ख़ास तौर पर रास्ता रोकने के लिए खड़ा किया गया हो। फरीदी ने कार की रफ्तार धीमी करके हॉर्न देना शुरू किया, लेकिन दूर नज़दीक कोई दिखाई न देता था। सड़क ज़्यादा चौड़ी न थी, लिहाजा फरीदी को कार रोक कर उतरना पड़ा। टांगा किनारे लगा कर वो गाड़ी की तरफ लौट ही रहा था कि उसे
झाड़ियों में एक भयानक चीख सुनाई दी। कोई भराई हुई आवाज़ में चीख रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बार बार चीखने वाले का मुंह दबा लिया जाता हो और वो गिरफ्त से निकलने के बाद फिर चीखने लगता हो। फरीदी ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर आवाज़ की तरफ दौड़ना शुरू किया। वो कदम झाड़ियों से उलझता हुआ गिर पड़ता जंगल में घुसा जा रहा था। गिरता पड़ता जंगल में घुसा जा रहा था। दफतन एक फायर हुआ और एक गोली सनसनाती हुई उसके कानों के करीब से निकल गई। वो फुर्ती के साथ ज़मीन पर लेट गया। लेटे लेटे रेंगता हुआ वो एक खाई की आड़ में हो गया। अब पै दर पै फायर शुरू हो गए। उसने अपना पिस्तौल भी खाली करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से भी फायर बंद हो गए। शायद गोलियां चलाने वाला अपना खाली पिस्तौल में कारतूस चढ़ा रहा था। ओके जी, फरीदी ने खाई की आड़ से सर ही उभारा था कि फायर हुआ। अगर वो तेज़ी से पीछे की तरफ ना गिर गया होता तो खोपड़ी ही उड़ गई होती। दूसरी तरफ से फिर अंधाधुंध फायर होने लगे। फरीदी ने भी 2 फायर किए और फिर चीखता हुआ कराहता हुआ सड़क की तरफ भागा। दूसरी तरफ से अब भी फायर हो रहे थे लेकिन वो गिरता पड़ता भागा जा रहा था। कार में पहुंचते ही वो तेज़ रफ्तारी से शहर की तरफ रवाना हो गया। लीजिए जी, एक और चैप्टर एंड हुआ और अब हैरतनाक सानेहा, ये एक नया चैप्टर है जी इस नावल का और हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो शाम का अखबार शाया होते ही सारे शहर में सनसनी फैल गई। अखबार वाले गली कुचों में चीखते फिर रहे थे, इंस्पेक्टर फरीदी का कत्ल, 1 हफ्ता के अंदर अंदर आपके शहर में 3 कत्ल। शाम का ताज़ा पर्चा पढ़िए। एक अखबार में पूरा वाक़या दर्ज था। आज 2 बजे दिन इंस्पेक्टर फरीदी की कार पुलिस अस्पताल के कंपाउंड में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर फरीदी कार से उतरते वक्त लड़खड़ा कर गिर पड़े। किसी ने उनके दाहिने बाजू और बाएं शाने को गोलियों का निशाना बना दिया। फ़ौरन ही तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई लेकिन फरीदी साहब जाँबर न हो सके। 3 घंटे मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहकर हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। यकीनन ये मुल्क व कौम के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। इंस्पेक्टर फरीदी गालिबन सबिता देवी के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे थे लेकिन उन्होंने अपने सरकारी रोज़नामचे में किसी की कोई खाना पूरी नहीं की थी। चीफ इंस्पेक्टर साहब को भी इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने सुराग रसानी का कौन सा तरीका इख्तियार किया था। अभी तक कोई नहीं बता सकता था कि इंस्पेक्टर फरीदी आज सुबह कहाँ गए थे। बज़ाहिर उनकी कार पर जमी हुई गार पहियों की हालत बताती थी कि उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र किया था। इंस्पेक्टर फरीदी की उम्र 30 साल थी। वो गैर शादीशुदा थे। उन्होंने 2 बंगले, एक बड़ी जायदाद छोड़ी है। उनके किसी वारिस का पता नहीं चल सका। ये खबर आग की तरह आनन फानन सारे शहर में फैल गई। महकमा सुराग रसानी के दफ्तर में हलचल मची हुई थी। इंस्पेक्टर फरीदी के दोस्तों ने लाश हासिल करने की कोशिश की लेकिन उन्हें इसे देखने तक की इजाज़त न दी गई और कई खबरों से मालूम हुआ कि पोस्टमार्टम करने पर 5 या 6 जख्म पाए गए थे। ये सब कुछ हो रहा था लेकिन सार्जेंट हमीद न जाने क्यों चुप था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इंस्पेक्टर फरीदी राजरूप नगर गया था लेकिन उसने इस पर कोई इतला चीफ इंस्पेक्टर को न दी। वो नहायत इत्मीनान से पुलिस और खुफिया पुलिस की भाग दौड़ का जायज़ा ले रहा था। दूसरे जासूसों और बहुतेरे लोगों ने उसे हर तरह से पूछा लेकिन उसको कोई भी किसी को भी उसने तशफ़ी बख्श जवाब न दिया। किसी से कहता कि उन्होंने मुझे अपना प्रोग्राम नहीं बताया था, किसी से कहता कि उन्होंने मुझे ये तक नहीं बताया कि उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल करा दी है, फिर सुराग रसानी का प्रोग्राम क्या बताते। किसी को ये जवाब देता कि वो अपनी स्कीमों में से किसी से ना मशवरा लेते और ना मिलकर काम करते थे। तकरीबन 10 बजे रात को एक अच्छी हैसियत का नेपाली चोरों की तरह छुपता छुपाता सार्जेंट हमीद के घर से निकला। बड़ी देर तक यूं ही बेमसरफ सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। फिर एक घटिया से शराब खाने में घुस गया। जब वो वहाँ से निकला तो उसके पैर बुरी तरह डगमगा रहे थे। आंखों से मालूम होता था जैसे वो कसरत से पी गया हो। वो लड़खड़ाता हुआ टैक्सियों की तरफ चल पड़ा। वो भाई साहब हम दूर जाना मांगता, उसने एक टैक्सी ड्राइवर से कहा। साहब हमें फुर्सत नहीं, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। ओ बाबा पैसा देगा, उसने जेब में हाथ डालकर पर्स निकालते हुए कहा। नहीं नहीं साहब मुझे फुर्सत नहीं। पता नहीं ये नेपाली है या नेपाली की जगह मैं तो इसे बंगाली लहजे में बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि नेपाली किस तरह से बात करते हैं। बहरहाल ऐसा ही होगा शायद। नहीं नहीं साहब मुझे फुर्सत नहीं, टैक्सी ड्राइवर ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा। अरे लो हमारा बाप, तुम भी शाला क्या याद करेगा, उसने 10-10 के 3 नोट उसके हाथ में रखते हुए कहा। आप चलेगा हमारा बाप, बैठिए कहाँ चलना होगा, टैक्सी ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जाओ, हम नहीं जाना मांगता।
हम तुमको 30 रुपया खैरात दिया। उसने रूठ कर ज़मीन पर बैठते हुए कहा, अरे नहीं साहब, उठिए चलिए, जहाँ आप कहें आपको पहुँचा दूँ, चाहे जहन्नुम ही क्यों ना हो। टैक्सी ड्राइवर ने उसके नशे की हालत से लुत्फ़ उठाते हुए हँस कर कहा, अच्छा जी, जहन्नुम ले चलेगा। नेपाली ने उठकर पुरमसरत लहजे में कहा, तुम बड़ा अच्छा है, तुम तुम हमारा बाप है, तुम दादा हमारा भाई है, तुम हमारी माँ है, तुम हमारा बीबी है, तुम हमारा तुम हमारे क्या है साहब, हम तुम्हारे सब कुछ हैं, बोलो कहाँ चले गए। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गर्दन उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाकर हंसते हुए कहा, जेडर हम बतलाना मांगता, शलना, तुम नहीं जानता कि हम लोग बहुत बड़ा, हम तुमको और बख्शीश देगा। मदहोश नेपाली ने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, शीदा चलो। अ, दूसरे मोड़ पर पहुंचकर टैक्सी राजरूप नगर की तरफ जा रही थी। अच्छा जी, कुत्ते की मौत, नेक्स्ट चैप्टर है जी, कुत्ते की मौत। डॉक्टर शौकत इंस्पेक्टर फरीदी की मौत की खबर सुनकर शशदर रह गया। उसे हैरत थी कि आखिर यक बयक ये क्या हो गया, लेकिन वह सोच भी ना सकता था कि उसकी मौत सबिता देवी के कत्ल की सिलसिले में हुई है। वो यही समझ रहा था कि फरीदी के किसी पुराने दुश्मन ने उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। महकमा सुराग रसानी वालों के लिए दुश्मनों की अच्छी खासी तादाद पैदा करना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसके पेशे के कामयाब तरीन आदमियों की मौतें अमूमन इसी तरह होती थी। सबिता देवी के कत्ल के मुतालिक उसकी अब तक यही राय थी कि ये काम उनके किसी हम हम मजहब का है, जिसने मजहबी जज्बात से अंधा होकर आखिरकार उन्हें कत्ल ही कर दिया। इंस्पेक्टर फरीदी का ये ख्याल था कि वो हमला दरअसल उसी पर था और रफ्ता रफ्ता उसके जहन से हटता जा रहा था। यही वजह थी कि जब से राजरूप नगर से डॉक्टर तौसीफ का ख़त मिला तो उसने उस कस्बे के नाम पर ध्यान तक न दिया। दूसरे दिन डॉक्टर तौसीफ खुद उससे मिलने के लिए आया। उसने नवाब साहब के मर्ज़ की सारी तफसीलात बताकर उसे ऑपरेशन के लिए आमादा कर लिया। डॉक्टर शौकत का राजरूप नगर की तरफ डॉक्टर शौकत की कार राजरूप नगर की तरफ जा ही रही थी। वो अपने असिस्टेंट और नर्सों को भी साथ लेकर आया था और 4 बजे तक ऑपरेशन का ज़रूरी सामान लेकर वो राजरूप नगर पहुंच गया। नवाब साहब के ख़ानदान वाले अभी तक कर्नल तिवारी के तबादले और तौसीफ़ के फ़ैसले से नावाकिफ़ थे। डॉक्टर शौकत की आमद से वह सब हैरत में पड़ गए, खसूसन नवाब साहब की बहन तो आप में से बाहर हो गई। डॉक्टर साहब वो तौसीफ़ से बोली, मैं आपकी इस हरकत का मतलब नहीं समझी। मोहतरमा, मुझे अफसोस है, मुझे आपसे मशवरे की ज़रूरत नहीं, तौसीफ़ ने बेपरवाही से कहा। क्या मतलब? नवाब साहब की बहन ने हैरत और गुस्से से के मिले जुले अंदाज में कहा। मतलब ये कि अचानक कर्नल तिवारी का तबादला हो गया और अब इसके सिवा और कोई बात बाकी नहीं रह गई। कर्नल तिवारी का तबादला हो गया। उनका ख़त मुलाहिज़ा फरमाइए। डॉक्टर तौसीफ़ ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर उनके सामने डाल दिया। वो ख़त पढ़ने लगी। कुंवर सलीम और नवाब साहब की भांजी नजमा भी झुक कर पढ़ने लगी। ठीक है जी, ख़त पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ऑपरेशन तो हरगिज़ न होने दूंगी। बेगम साहिबा ने ख़त वापस करते हुए कहा, देखिए मोहतरमा, यहाँ आपकी राय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाब साहब के तिब्बी मुशीर होने की हैसियत से उनकी 100% जिम्मेदारी, इस पद की 100% जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। कर्नल तिवारी की अदम मौजूदगी में भी कानूनन अपने आप को इस्तेमाल कर सकता हूँ। कतई कतई डॉक्टर साहब, कुंवर सलीम ने संजीदगी से कहा, अगर डॉक्टर शौकत मेरे चचा को इस मोहलक मर्ज से निजात दिला दें तो इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरा भी यही ख्याल है कि अब ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। सलीम, नवाब साहब की बहन ने गरज कर कहा। अच्छा, ये मैंने ज़रा शायद ये कहा कि शायद खुद नवाब साहब ने गरज के कहा होगा, इसलिए मैंने इसको सलीम कह दिया, लेकिन ये होगा सलीम। ये हो सकता है। अच्छा जी, फूफी साहिबा, मैं समझता हूँ कि आप एक मोहब्बत करने वाली बहन का दिल रखती हैं, लेकिन उनकी सेहत की खातिर दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। कुंवर भैया, आप इतनी जल्दी बदल गए, नजमा ने कहा। क्या करूं नजमा, अगर कर्नल तिवारी मौजूद होता तो मैं कभी ऑपरेशन के लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन ऐसी सूरत में तुम्हें बताओ चचा जान कब तक यूं ही पड़े रहेंगे। क्यों साहब, क्या ऑपरेशन के अलावा और कोई सूरत नहीं हो सकती? नवाब साहब की बहन ने डॉक्टर शौकत से पूछा।
तो ये तो मैं मरीज़ को देखने के बाद ही बता सकता हूँ, डॉक्टर शौकत ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ हाँ, मुमकिन है कि इसकी नौबत ही ना आए, डॉक्टर तौसीफ़ ने कहा। नवाब साहब जिस कमरे में थे वो ऊपरी मंजिल पर वाक़ था। सब लोग नवाब साहब के कमरे में आए। वो कंबल ओढ़े ओढ़े चत लेटे हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे गहरी नींद में हो। डॉक्टर शौकत अपने आलात की मदद से उनका मुआयना करता रहा। मुझे अफ़सोस है बेगम साहिबा के ऑपरेशन के बगैर काम ना चलेगा। और डॉक्टर शौकत ने आलात को हैंडबैग में रखते हुए कहा। फिर सब लोग नीचे वापस आ गए। डॉक्टर शौकत ने नवाब साहब के ख़ानदान वालों को काफ़ी इत्मीनान दिलाया। उनकी तशफ़ी के लिए उसने उन लोगों को बेशुमार ख़तरनाक केसों के हालात सुना डाले। नवाब साहब का ऑपरेशन तो उनके मुकाबले में कोई चीज़ ही नहीं था। फूफी साहिबा आप नहीं जानती, बेगम साहिबा ने सलीम से कहा, डॉक्टर शौकत साहब का सानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। मैं किस काबिल हूँ, डॉक्टर शौकत ने खाकसाराना अंदाज में कहा। सब खुदा की मेहरबानी है और उसका एहसान। हाँ, ये तो बताइए कि ऑपरेशन से कबल कोई दवा वगैरह दी जाएगी, कुंवर सलीम ने पूछा। फ़िलहाल एक इंजेक्शन दूंगा। और ऑपरेशन कब शुरू होगा, नवाब साहब की बहन ने पूछा। आज ही 8 बजे रात से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 4 बजे तक मेरा असिस्टेंट और 2 नर्सें यहाँ आ जाएंगी। मेरा तो दिल घबरा रहा है, नवाब साहब की भांजी ने कहा। घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर शौकत ने कहा, मैं अपनी सारी कोशिशें सर्फ कर दूंगा। केस कुछ ऐसा ख़तरनाक नहीं। खुदा ताला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि ऑपरेशन कामयाब होगा। आप लोग कतई परेशान ना हो। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आप इत्मीनान से अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए, कुंवर सलीम हंसकर बोला। बेचारी ख़वातीन के बस में घबराने के अलावा और कुछ नहीं। नवाब साहब की बहन ने उसे तेज़ नज़रों से देखा और नजमा की पेशानी पर शिकनी पड़ गई। मेरा मतलब है फूफी साहिबा के कहीं डॉक्टर साहब आप लोगों की हालत देखकर बददिल ना हो जाए। अब चचा जान को अच्छा ही होना चाहिए। कोई हद है, 18 दिन हो गए अभी तक बेहोशी ज़ायल नहीं हुई। तुम इस तरह कह रहे हो गोया हम लोग उन्हें सेहतमंद देखने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। खैर खैर, फैमिली, डॉक्टर तौसीफ़ ने कहा। हाँ तो डॉक्टर शौकत, मेरे ख्याल से अब आप इंजेक्शन दे दीजिए। डॉक्टर शौकत, डॉक्टर तौसीफ़ और कुंवर सलीम बालाई मंजिल पर मरीज़ के कमरे में चले गए और दोनों माँ बेटियाँ हाल ही में रुक कर आपस में सरगोशियाँ करने लगी। नजमा कुछ कह रही थी और नवाब साहब की बहन के माथे पर शिकनें उभर रही थी। उन्होंने 2-3 बार जीने की तरफ देखा और बाहर निकल गई। इंजेक्शन से फारिग होकर डॉक्टर शौकत, कुंवर सलीम और डॉक्टर तौसीफ़ के हमरा बाहर आया। अच्छा कुंवर साहब, अब हम चलेंगे। 4 बजे तक नर्सें और मेरा असिस्टेंट आपके यहाँ आ जाएंगे और मैं भी ठीक 6 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। डॉक्टर शौकत ने कहा। तो यहाँ क़याम कीजिए ना, सलीम ने कहा। नहीं, डॉक्टर तौसीफ़ के यहाँ ठीक रहेगा, फिर कस्बे में मुझे भी कुछ काम है। हम लोग 6 बजे तक यकीनन आ जाएंगे। डॉक्टर कार में बैठ गए, लेकिन डॉक्टर शौकत की पैदल पे कोशिशों के बावजूद भी कार स्टार्ट ना हुई। लो जी, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। डॉक्टर शौकत ने कार से उतरकर मशीन का जायज़ा लेते हुए कहा। फ़िक्र मत कीजिए, मैं अपनी गाड़ी निकाल लाता हूँ, कुंवर सलीम ने कहा और लंबे ढक भरता हुआ गैराज की तरफ चला गया, जो पुरानी कोठी के करीब वाक़ था। थोड़ी देर बाद नवाब साहब की बहन आ गई। डॉक्टर शौकत की कार ख़राब हो गई है, कुंवर साहब कार के लिए गए हैं, डॉक्टर तौसीफ़ ने उनसे कहा। ओह, कार तो मैंने शहर ही भेज दी है और भाईजान वाली कार अरसा से ख़राब है। अच्छा तो फिर आइए डॉक्टर साहब, हम लोग पैदल ही चलें, सिर्फ 1.5 मील तो चलना है, डॉक्टर शौकत ने कहा। डॉक्टर तौसीफ़, मुझे आपसे कुछ मशवरा करना है, नवाब साहब की बहन ने कहा। अगर आप लोग शाम तक यहाँ ठहरें तो क्या मज़ायका है। अब बात दरअसल ये है कि मुझे चंद ज़रूरी तैयारियाँ करनी है, डॉक्टर शौकत ने कहा। डॉक्टर साहब को आप रोक लें, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। आप कुछ ख्याल न कीजिए, बेगम साहिबा बोली। अगर कार शाम तक वापस आ गई तो मैं 6 बजे तक भिजवा दूंगी, वरना फिर किसी दूसरी सवारी का इंतज़ाम कीजिएगा। शाम को तो मैं हर सूरत में पैदल ही आऊँगा, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त मैं काफ़ी चाको चौबंद रहना चाहता हूँ, डॉक्टर शौकत ने कहा और कस्बे की तरफ रवाना हो गया। राह में कुंवर सलीम मिला। मुझे अफसोस है डॉक्टर के इस वक्त कार मौजूद नहीं, आप यहीं रहिए, आखिर में इसमें हर्ज ही क्या है। हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन मुझे तैयारी करनी है, डॉक्टर शौकत ने जवाब दिया। अच्छा तो चलिए मैं आपको छोड़ाऊँ। नहीं शुक्रिया, रास्ता मेरा देखा हुआ है। ठीक है। डॉक्टर शौकत जैसे ही पुरानी कोठी के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब किस्म का वशियाना कहकहा सुनाई दिया। अजीबुल खलकत बूढ़ा प्रोफेसर इमरान कहके लगाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। हेलो हेलो, बूढ़ा चीखा। अपने मकान के करीब अजनबियों को देखकर मुझे खुशी होती है। डॉक्टर शौकत रुक गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके
जिस्म के सारे रुएं खड़े हो गए हों। इतनी खौफनाक शक्ल का आदमी आज तक उसकी नज़रों से ना गुजरा था। मुझसे मिलिए, मैं प्रोफेसर इमरान हूँ, उसने मुसाफिहा के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। और आप मुझे शौकत कहते हैं, शौकत ने बादिल नखास्ता हाथ मिलाते हुए कहा। लेकिन उसने महसूस किया कि हाथ मिलाते वक्त बूढ़ा कुछ सुस्त पड़ गया था। अब बूढ़े ने फौरन ही अपना हाथ खींच लिया और कहका लगाता उछलता कूदता पुरानी कोठी में वापस चला गया। डॉक्टर शौकत मुतहैयर खड़ा था। दफतन करीब की झाड़ियों में एक बड़ा सा कुत्ता उस पर झुपटा। डॉक्टर शौकत घबरा कर कई कदम पीछे हट गया। कुत्ते ने जस लगाई और भयानक चीख से जमीन पर आ रहा। चंद सेकंड तक वो तड़पा और बेहिस्सा हरकत हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि डॉक्टर शौकत को कुछ सोचने समझने का मौका न मिला। उसके बाद कुछ समझ ही ना आ रहा था कि वो क्या करे। अरे ये मेरे कुत्ते को क्या हुआ? टाइगर टाइगर, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और डॉक्टर शौकत चौंक पड़ा। सामने नवाब साहब की भांजी नजमा खड़ी थी। मुझे खुद हैरत है, शौकत ने कहा। मैंने इसके घराने की आवाज़ सुनी थी, गुर्राने की आवाज़ सुनी थी। क्या ये आप पर झपटा था? लेकिन इसकी सज़ा मौत तो ना हो सकती थी, वो तेज़ लहजे में बोली। यकीन फरमाइए मोहतरमा, मुझे खुद हैरत है कि इसे यकबैक क्या हो गया। अगर आपको भी मुझ पर शुबह है तो भला बताइए, मैंने इसे क्यों कर मारा? नजमा कुत्ते की लाश पर झुकी उसे पुकार रही थी। टाइगर टाइगर। बेसूद है मोहतरमा, ये ठंडा हो चुका है, डॉक्टर शौकत कुत्ते की लाश को हिलाते हुए बोला। आखिर इससे क्या हो गया है? नजमा ने खौफजदा अंदाज में पूछा। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, बज़ाहिर कोई ज़ख्म तो नज़र नहीं आ रहा। सख्त हैरत है। दफ़तन डॉक्टर शौकत के जहन में ख्याल पैदा हुआ। वो उसके पंजों का मुआयना करने लगा। ओह! उसके मुंह से हैरत की चीख निकली और उसने कुत्ते के पंजे में चुभी हुई ग्रामोफोन की एक सुई खींच ली और हैरत से उससे देर तक देखता रहा। देखिए मोहतरमा, गालिबन ये जहरीली सुई ही आपके कुत्ते की मौत का सबब बनी है। सुई? नजमा ने चौंक कर कहा। ग्रामोफोन की सुई? क्या मतलब? मतलब तो मैं समझा नहीं, लेकिन ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये सुई खतरनाक हद तक जहरीली है। मुझे इंतहाई अफसोस है कि कुत्ता बहुत उम्दा था, लेकिन ये सुई यहाँ कैसे आई? वो पलकें झपकाती हुई बोली। किसी से गिर गई होगी। अजीब बात है। शौकत ने वो सुई एहतियात से थर्मामीटर रखने वाली नाली में रख ली और बोला, ये दिलचस्प चीज़ है, मैं इसका केमियाई तजिया करूँगा। आपके कुत्ते की मौत पर एक बार फिर इजहार अफसोस करता हूँ। ओह डॉक्टर साहब, मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं इस कुत्ते को बहुत अजीज़ रखती थी, उसने हाथ मलते हुए कहा। वाकई वो बहुत अच्छा कुत्ता था। ले जी, कुत्ते की वाह वाह हो रही है। इस नस्ल के ग्रे हाउंड्स कमयाब हैं, यानी कम मिलते हैं। होने वाली ही बात थी। अफसोस तो होता, मगर अब क्या किया जा सकता है। मगर एक बात मेरी समझ में ना आई कि सुई यहाँ आई कैसे। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, डॉक्टर शौकत ने कहा। हो सकता है ये सुई उसी खपती बूढ़े की हो, उसके पास अजीबो गरीब चीज़ें हैं, मनहूस कहीं का। ठीक है जी। क्या आप उन्हीं साहब के बारे में तो नहीं कह रही जो अभी कोठी से निकले थे? जी हाँ, वही होगा, नजमा ने जवाब दिया। ये कौन साहब हैं? बहुत ही अजीब और गरीब आदमी मालूम होते हैं, डॉक्टर शौकत ने कहा। ये हमारा किराएदार है, प्रोफेसर इमरान। लोग कहते हैं कि ये माहिर फल्कियात है, मुझे यकीन नहीं आता। वो देखिए, उसने मीनार पर एक दूरबीन भी लगा रखी है। प्रोफेसर इमरान माहिर फल्कियात, ये बहुत मशहूर आदमी है, मैंने इनकी कई किताबें पढ़ी भी हैं। अगर वक्त मिला तो मैं इनसे ज़रूर मिलूँगा। क्या कीजिएगा, मिलकर। दीवाना है वो, होश में ही कब रहता है वो, जानवर से भी बदतर है। नजमा ने कहा। खैर हटाइए इन बातों को। डॉक्टर साहब के ऑपरेशन में कोई ख़तरा तो नहीं? जी नहीं, आप मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह कोई गड़बड़ ना होने पाएगी, डॉक्टर शौकत ने कहा। अच्छा अब मैं चलूँ, मुझे ऑपरेशन की तैयारी करनी है। डॉक्टर शौकत कस्बे की तरफ चल पड़ा। एक शख्स खाइयों और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ उसका ताक़ुब कर रहा था। लीजिए जी, मेरा ख्याल है यहाँ तक काफ़ी है, चैप्टर एंड हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कर लेंगे। और टिल देन मी साइनिंग ऑफ। और दुआगो को इजाज़त दीजिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। और मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ, आप भी मेरे लिए दुआगो रहिए। और मेरी जो वीडियो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुफ्त में नहीं, मैं भी आपके वीडियो या आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करूँगा। सो विद दिस ऑफर, गुड बाय।